हेलो बच्चों, कैसे हो। एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि बच्चों आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। डे टू डे आपकी जीके और मैथ की क्लास चैनल पे अपलोड हो रही है। आपका काम क्या रहता है? डेली इसको पढ़ना, नोट करना और रिवाइज करना। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप जो ये वीडियोज़ है डेली पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो बेटा कल की क्लास में हमने वायुमंडल की संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो भाग आता है वायुमंडल की संरचना पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। कल बेटा हमने क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में हमने देख लिया था। अभी हम बात कर लेते हैं। कल हमने बात की थी क्षोभ मंडल 6 से 8 किलोमीटर। कहाँ पे बेटा? ध्रुवों पे। जबकि भूमध्य रेखा पे हमने बात की थी 16 से 18 किलोमीटर। 16 से 18 किलोमीटर कौन सा मंडल रहता है? क्षोभ मंडल। ठीक है। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद हमने बात की थी समताप मंडल की। समताप मंडल की बात की थी हमने। बात की थी ये उसकी औसत ऊंचाई जो रहती है 50 किलोमीटर के करीब रहती है। ध्रुवों की हम बात करें, ध्रुवों की ओर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई रहती है बेटा लगभग 42 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखा भी इसकी जो ऊंचाई रहती है 32 किलोमीटर रहती है। कर ली थी बात। नेक्स्ट हमने बात की थी, बात करेंगे बेटा आज मध्य मंडल की। मध्य मंडल की जो औसत ऊंचाई की हमने बात करेंगे तो बेटा इसकी जो औसत ऊंचाई रहती है 80 किलोमीटर रहती है। और मध्य मंडल के बाद आता है बेटा बहिर्मंडल। औसत ऊंचाई रहती है 640। हम इसको आज डिटेल से ऊपर पढ़ेंगे। हमने कल डिटेल से क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो बात है डिटेल से कर ली थी। आज हम मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में आज जो डिटेल से क्लास है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो आता है मध्य मंडल। बेटा मध्य मंडल के बारे में अभी हमने डायग्राम से देखा था। इसकी जो औसत जो ऊंचाई रहती है 80 किलोमीटर रहती है। तो पहला यही बनता है मध्य मंडल की औसत ऊंचाई। मध्य मंडल की औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर। क्लियर? मध्य मंडल की बेटा औसत जो ऊंचाई रहती है वो 80 किलोमीटर है। सेकंड जो इसकी महत्वपूर्ण बात आती है, मध्य मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है तो बेटा तापमान में कमी होती जाती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में धीरे धीरे कमी होती जाती है। तीसरा जो फैक्ट आता है 80 किमी की ऊंचाई पे, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री। कितना बेटा? -80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो तापमान है -80 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। 80 किमी की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें देखी, मध्य मंडल की हम जो बात कर रहे हैं बेटा, मध्य मंडल की औसत जो ऊंचाई है बेटा 80 किलोमीटर रहती है।
इसकी ऊंचाई के साथ जो तापमान में धीरे धीरे करते क्या होती है, कमी होती जाती है। 80 किमी की ऊंचाई पे तापमान जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। कल हमने जब बात की थी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती है और -80 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। जैसे ही बेटा हम समताप मंडल में पहुंचते हैं तो तापमान क्या वापस से घटने की बजाय धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और 0 सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान वापस आ जाता है। कारण क्या था, जो समताप मंडल है उसमें ओजोन गैस की बहुल्यता के कारण इस मंडल का जो है तापमान बढ़ता है। जबकि हमने क्षोभ मंडल में बात की थी 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। फिर हम मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो मध्य मंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है -80 डिग्री के करीब हो जाता है। इस मंडल के बाद हम जब मध्य मंडल को क्रॉस करते हैं तो तापमान में धीरे धीरे करते बढ़ोतरी होती जाती है। मध्य मंडल का अपने एक फैक्ट और रहता है बेटा, इस मंडल में उल्का पिंड, इस मंडल में उल्का पिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहता है वो यही रहता है कि इस मंडल में उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं। इस मंडल में जो है बेटा उल्का पिंड पहुंच करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला जो हमारा जो मंडल आता है उसकी हम बात करें तो वो है आयन मंडल। आयन मंडल जैसे ही हम मध्य मंडल को क्रॉस करके 80 किलोमीटर से ऊंचाई से अप की ओर जाते हैं तो कौन सा मंडल प्रारंभ हो जाता है बेटा, आयन मंडल प्रारंभ हो जाता है या आयन मंडल जो है शुरू हो जाता है। 80 से 640 किमी ऊंचाई के मध्य, 80 से 40 किमी ऊंचाई के मध्य जो मंडल रहता है वो कौन सा रहता है, मध्य मंडल रहता है। ये जो बेटा मंडल है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा। अब पूछो बेटा प्लाज्मा अवस्था क्या होती है सर, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अवस्था में पाया जाता बेटा ठोस, तरल और गैस, तीन अवस्थाओं के बाद जो चौथी अवस्था आती है उसे हम बेटा बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। ठोस, किसी पत्थर को उठाओगे कौन सी अवस्था में बेटा, वो ठोस अवस्था में। या हम एक बर्फ का टुकड़ा भी ले सकते हैं, बर्फ को आप जब जमी हुई बर्फ है तो वो कौन सी अवस्था में बेटा, ठोस अवस्था में। जब वो गल जाएगी का जो पानी है पिघलने के बाद वो तरल अवस्था में आ जाती है और हम जब उसको गर्म करते हैं भाप बनकर उड़ जाती है तो उसकी गैसीय अवस्था थी। ठोस, तरल और गैसीय अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। तो ये जो आयन मंडल है कौन सी अवस्था में पाया जाता है बेटा, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। चलिए इस बात करते हैं। इस मंडल में जो आयन है बेटा, आयन जो होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस मंडल में आयन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था में आयन जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जो बात रहती है, इस मंडल में जो है रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है वो इसी मंडल में होता है। तो नोट कर सकते हैं, इस मंडल
मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता, इस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता। हमने बात की इसकी जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर के लगभग। ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था की तरह ठोस, तरल और गैस के बाद जो चौथी अवस्था होती है उसे बेटा प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। इस मंडल में जो है आयन जो होते हैं बेटा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस मंडल में जो आयन है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण हम जो भी कहीं पे मैच का सीधा प्रसारण हो रहा हम घर बैठे देख लेते हैं, वो किस कारण होता है बेटा, इसी मंडल में जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण ही होता है। इस मंडल में कुछ परतें पाई जाती है जिससे हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी का परावर्तन होता है, उसे हम देख लेते हैं बेटा। क्या रहता है इसमें, कुछ सब पार्ट्स होते हैं, तरंगे होती हैं जिन्हें हम मुख्य अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पहली जो भाग आता है इसका डी परत, फिर आता है ई परत, एफ परत, अब के बाद आता है डी ई एफ जी परत, डी ई एफ जी। ये 4 परतों में हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये जो बेटा परत होती है, ये जो डी परत है, ये दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है। ये दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती, ठीक है जी। ई जो है मध्यम तरंगों का परावर्तन करती है, मध्यम तरंगों का परावर्तन, मध्यम तरंगों का परावर्तन। एफ जो परत रहती है वो सूक्ष्म तरंगों का परावर्तन, सूक्ष्म तरंगों का परावर्तन करती है। और जो ये लास्ट बेटा जो जी परत रहती है, लास्ट जो बेटा है जी परत, ये सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन करती है। ये सभी तरंगों का परावर्तन करती। बेटा जो हम डी से ले जा करके डी ई एफ, ये जो तरंगे हैं, ये पर जो परतें हैं, ये दिन में तो कार्यरत रहती है परंतु रात में जो ये परतें हैं अदृश्य हो जाती हैं। तो ये रात में अदृश्य, ये रात में है जो दीर्घ, मध्यम और सूक्ष्म तरंगों का परावर्तन नहीं कर पाती। ये परतें जो है रात में जो है अदृश्य रहती है, दिखाई नहीं देती। जबकि जी परत है ये दिन और रात, दिन और रात सभी टाइम तरंगों का परावर्तन करती रहती है। ये 24 घंटे तरंगों का परावर्तन करती है। इनमें जो बेटा एफ जो तरंग होती है, एफ जो तरंग होती है दूर संचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरंग रहती है। तो लिख सकते हैं दूर संचार के लिए, दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण, दूर संचार के लिए जो तरंग जो रहती है एफ तरंग महत्वपूर्ण रहती है। तो हमने जो है आयन मंडल को 4 भागों में डिवाइड कर लिया था, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। 4 परतों में डिवाइडेशन करके हम देखा कि डी जो है दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है, ई जो है मध्यम तरंगों का परावर्तन करती है, एफ जो है सूक्ष्म तरंगों का परावर्तन करती है और जी जो है सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन करती है। इसमें जो है ये
एफ, ई और डी तरंग ये रात में बेटा अदृश्य हो जाती है, रात में ये तरंगों का परावर्तन नहीं कर पाती, जबकि जो जी तरंग है ये सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन करती है और 24 घंटे तरंगों का परावर्तन करती रहती है। इसमें भी बेटा जो है एफ जो तरंग है दूर संचार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है। कौन सी तरंग रहती है? डी तरंग जो है, ये एफ जो तरंग है दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण रहती है। बात करते हैं हम आगे। आयन मंडल में बेटा हम बात कर लेते हैं आयन मंडल। बेटा आयन मंडल में क्या होता है? चुंबकीय घटनाओं के कारण, चुंबकीय घटनाओं के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। आयन मंडल में क्या होता है बेटा? चुंबकीय घटनाओं के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता आयन मंडल में चुंबकीय घटनाओं के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। जिसके क्या कारण होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, उसके कारण क्या है? उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश दिखाई देता है उसे उत्तरी ध्रुव ज्योति कहते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रकाश दिखाई देता है उसे दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। तो क्या बेटा हमने क्या देखा? आयन मंडल में चुंबकीय घटनाओं के कारण क्या होता है बेटा? प्रकाश दिखाई देता है। आयन मंडल में चुंबकीय घटनाओं के कारण जो प्रकाश दिखाई देता है उसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में एक ज्योति दिखाई देती है, उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रकाश दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव ज्योति। दक्षिणी ध्रुव ज्योति, ये दो प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं, उनको भी हमने डिनोट कर लिया है, देख लिए। आयन मंडल के बारे में हमने देख लिया था बेटा कि ये जो है 640 किलोमीटर तक ऊंचाई की रहती है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। आयन मंडल यहाँ पे जो आयन बेटा है वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जो मंडल है महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर जो चार परतें है डी, ई, एफ और जी, ये महत्वपूर्ण परतें हैं, ये दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। आयन मंडल में जो चुंबकीय घटनाओं के कारण जो प्रकाश दिखाई देता है उसे हम उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति बोलते हैं। चलो जी, अब जब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारा जो मंडल रहता है वो है बहिर्मंडल। लास्ट जो मंडल रहता है हम बोलते हैं बहिर्मंडल। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर। 640 किलोमीटर के बाद जो मंडल रहता है वो सारा का सारा बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। सबसे विस्तृत मंडल, सबसे विस्तृत मंडल बोल सकते हैं पृथ्वी के धरातल से सबसे दूर। पृथ्वी के धरातल से सबसे दूर जो मंडल रहता है उसे हम कौन सा मंडल बोलते हैं? बहिर्मंडल बोलते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है
वो ये रहती है, इसमें हल्की गैसें इस मंडल में इस मंडल में हल्की गैसें, इस मंडल में हल्की गैसें कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम हीलियम गैसें विद्यमान, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें विद्यमान है। तो बेटा बहिर्मंडल के बारे में हमारे कुछ जो फैक्ट्स जो रहते हैं वो इतने रहते हैं। 640 किलोमीटर से ऊपर जो ऊंचाई में जो रहता है वो कौन सा रहता है? बहिर्मंडल रहता है। सबसे विस्तृत जो मंडल है वो कौन सा बेटा? बहिर्मंडल है। पृथ्वी के धरातल से सबसे दूर यही मंडल रहता है और इस मंडल में जो है हल्की गैसें विद्यमान है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम। इस मंडल तक आते आते जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें जो बेटा विद्यमान नहीं रहती है। तो हमने जो देखा था वायुमंडल का जो वर्गीकरण के बारे में बात करे थे, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये इसका फुल्ली डिटेल रहती है। कुछ मैंने स्टार्ट में जब बात की थी इसका एक नवीनतम वर्गीकरण भी आता है। बेटा नवीनतम वर्गीकरण आपके सैनिक स्कूल के हिसाब से नहीं लगता है, फिर भी हम उनके 2 सब पार्ट्स उनके नाम देख लेते हैं, ठीक है। नवीनतम वर्गीकरण, नवीनतम वर्गीकरण, नवीनतम वर्गीकरण की हम जब बात करते हैं बेटा, नवीनतम वर्गीकरण की हम जब बात करते हैं तो देखते हैं इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसने बांटा? मार्शल निकोलेट थे एक, मार्शल निकोलेट, नाम याद रखना बेटा कोई जरूरी नहीं है, जबकि इस मंडल को भी याद रखना कोई जरूरी नहीं है। मार्शल निकोलेट थे, उन्होंने इस मंडल को 2 भागों में बांटा, सममंडल, सममंडल और दूसरा था विषम मंडल, विषम, दूसरा जो मंडल था विषम मंडल। किस आधार पर बांटा था बेटा? रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार, किस आधार पे बांटा? रासायनिक संरचना के आधार पर सममंडल और विषम मंडल के बारे में। जबकि हमने प्राचीनतम जो वर्गीकरण देखा था वो उसका जो डिवाइडेशन किया गया है किस आधार पे किया गया? तापमान के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पे हमने नवीनतम वर्गीकरण भी देख लिया सममंडल और विषम मंडल के रूप में। ये 2 नाम याद रख लेना, आपका काम अच्छे से चलेगा बेटा। बात कर रहे थे हम, तो हमने सबसे पहले देखा क्षोभ मंडल। इसके लिए एक लाइन में देखें तो यह है जीवन के लिए, जीवन के लिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण, जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो मंडल रहता है कौन सा है? जीवन के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पे धूलकण, जलवाष्प, मौसम का बनना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसी मंडल में सब विद्यमान रहते हैं। तो जीवन के लिए, मौसमी घटनाओं के लिए, सारी चीजों के लिए मंडल जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा जो मंडल आता था हमारे समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में हमने देखा था
कि इसमें एक तो हवाई जहाज जोड़ते हैं, वो कौन से मंडल में होते हैं, समताप मंडल में होते हैं। इसके लिए पूछ ले कि इस मंडल में कौन सी गैस विद्यमान है, ओजोन गैस। ओजोन गैस इसी मंडल में पाई जाती है। देखो महत्वपूर्ण बात है, एक एक लाइन में हम इसको देख रहे हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल की बात करें। मध्य मंडल, मध्य मंडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें जो है उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं। उल्का पिंड का नष्ट होना, ठीक है बेटा। फिर आता है आयन मंडल। दूर संचार के लिए महत्व, दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण। और जो लास्ट हमने बहिर्मंडल के बारे में पूछा, बहिर्मंडल की जब हम बात करते हैं तो हल्की गैसें विद्यमान, हल्की गैसें विद्यमान। तो हमने एक एक लाइन में सबको देख लिया। एक प्रश्न और करके देख लिया बेटा। पेपर में प्रश्न किस हिसाब से आता है, प्रश्न किस हिसाब से आता है, जीवन की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से कौन सा मंडल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आते हैं ए बहिर्मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो आंसर इसका रहता है, जीवन की दृष्टि से हमने बात की थी कौन सा मंडल महत्वपूर्ण रहता है, जो ये क्षोभ मंडल है। जीवन की दृष्टि से बेटा महत्वपूर्ण रहने वाला जो मंडल है क्षोभ मंडल है, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम एक बार में सारी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं बेटा, बहुत ही आसानी से। हमने बात की थी आज मध्य मंडल की, औसत ऊंचाई इसकी 80 किलोमीटर है। तापमान इसमें ऊंचाई के साथ धीरे धीरे बेटा बढ़ता जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो तापमान रहता है -80 डिग्री के करीब रहता है। इस मंडल में उल्का पिंड, जो इसकी महत्वपूर्ण जो लाइन रहती है, इस मंडल में उल्का पिंड जो आकर के नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल 640 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है, प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। इस मंडल में आयन जो है मुक्त अवस्था में मिलते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात, रेडियो तरंगों का ये परावर्तन करता है, दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसमें डी, ई, एफ, जी परतें पाई जाती है, जिसमें से एफ जो परत है दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण होती है। जी परत जो है 24 घंटे रेडियो तरंगों का परावर्तन कर, जबकि डी, ई और एफ दिन दिन में करती है, रात में ये अदृश्य हो जाती है। आयन मंडल में चुंबकीय घटनाओं के कारण कुछ प्रकाश दिखाई देता है, जिसे उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति बोला जाता है। नेक्स्ट जो रहता है बहिर्मंडल, 640 किलोमीटर की ऊंचाई है, विस्तृत भाग। इस मंडल में हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। नवीनतम वर्गीकरण मार्शल निकोलेट ने सममंडल और विषममंडल में किया। 2 भागों में करने के बाद हमने क्षोभ मंडल जीवन के लिए महत्वपूर्ण, समताप मंडल जो है ओजोन गैस के लिए, मध्य मंडल में उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं, आयन मंडल दूर संचार के लिए, और बहिर्मंडल जो है हल्की गैसों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इसके साथ हमने बेटा वायुमंडल की संरचनाओं को पूरा कर लिया। आने वाली क्लास में हम नए टॉपिक, नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।